Hi dear students, welcome to our channel NCERT शिक्षक। I am प्रभावी मिश्रा। हम क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 7 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर की कई सारी हेडिंग्स को कवर किया था और हमने बहुत ही अच्छे से समझा था। ठीक है, तो आज हम उसी के ही आगे का चैप्टर बहुत ही अच्छे से और इजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग में बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, मतलब जो बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये कैसे डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो देखते हैं। हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड? क्रोमोसोम्स, द जेनेटिक मटेरियल आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको बताया था जब हम क्लोनिंग पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि जैसे ये कोई सेल है, ठीक है, और हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है बीच में, है ना। तो ये जो ये न्यूक्लियस है, इसी के ही अंदर ऐसे थ्रेड की तरह कई सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, थ्रेड की तरह क्रोमोसोम्स होते हैं और ये जो ये क्रोमोसोम होते हैं यही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर मदर से फादर में, कोई भी कैरेक्टर मदर फादर से बेबी में जो ट्रांसफर होता है वो इन्हीं क्रोमोसोम्स की ही वजह से ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये जो ये क्रोमोसोम है जो कि सेल्स की न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट है? जेनेटिक मटेरियल को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट है? किसी भी सेल की न्यूक्लियस के अंदर। ठीक, क्लियर? अब देखिए, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स। जितने भी ह्यूमन बींग हैं उन सबके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, उनकी जो सेल की न्यूक्लियस होती है उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर का मतलब कितने? 46, है ना, पेयर्स में है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मीन्स 46 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल। आउट ऑफ दीज 1 पेयर आर सेक्स क्रोमोसोम्स। अब ये जो ये 23 पेयर्स क्रोमोसोम हैं, इनमें से 1 पेयर ऐसा होता है जो कि सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, वही सेक्स को डिटरमाइन करेगा। तो 1 पेयर का मतलब कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 2 क्रोमोसोम, है ना। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान लगा करके देखिए, टोटल ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर, है ना। 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, है ना। 23 पेयर्स का मतलब क्या हो गया? पेयर्स। 23 पेयर्स का मतलब क्या हो गया? टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। और उसमें से क्या बताया मैंने कि 1 पेयर जो होता है इन 23 से, वो 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो यानी 22 ये सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं है, प्लस 1, है ना, और पेयर, ये पेयर में देख रहा है, तो 1 पेयर क्या हो गया? सेक्स क्रोमोसोम हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 44 क्रोमोसोम्स ऐसे ही होते हैं और जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। समझ में आ गया? क्लियर? फिर से मैं बता दे रही हूँ, टोटल 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बीइंग में, यानी 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, उसमें से 1 पेयर जो क्रोमोसोम होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। 1 पेयर का मतलब 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और बाकी के जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं वो अदर कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो देखिए, फीमेल हैज 2X क्रोमोसोम्स व्हाइल अ मेल हैज 1X एंड 1Y क्रोमोसोम। मैंने यहाँ पे क्या बताया कि 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है ना, 1 पेयर का मतलब 2 क्रोमोसोम। तो देखिए, ये जो 2 क्रोमोसोम है इनमें से फीमेल में वो दोनों XX ही होते हैं। ठीक है, X क्रोमोसोम होते हैं। मेल में क्या होता है? मेल में उन 2 में से एक होगा X क्रोमोसोम और एक होता है Y क्रोमोसोम। ठीक, क्लियर? द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी। मैं आपको ये अगली स्लाइड में बताऊंगी कि कैसे जो बच्चे का जो सेक्स होता है वो डिटरमाइन कौन करता है? वो फादर के क्रोमोसोम की वजह से डिटरमाइन होता है ना। जो अनबॉर्न बेबी होता है उसका जो सेक्स की वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये कौन डिटरमाइन कर रहा है? फादर का क्रोमोसोम डिटरमाइन कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि मदर के पास तो दोनों एक्स है ना। अलग किसके पास है? फादर के पास। फादर के पास एक X है और एक Y है, यानी जो भी वेरिएशन लाएगा वो कौन लाएगा? फादर का क्रोमोसोम। लेकिन हमारी सोसाइटी जो है वो हमेशा मदर को ही ब्लेम करती है कि अगर गर्ल चाइल्ड हो गया तो इस चीज के लिए। और गर्ल चाइल्ड होना कोई खराबी नहीं है, लेकिन हमारे सोसाइटी में पहले तो जैसे ही गर्ल चाइल्ड होती थी तो उसे
गर्भ में ही उसको मार देते थे, तो जो कि एक बहुत बड़ी कुरीति थी। हालांकि अब इस पे काफी हद तक रोक लग गई है, ये पूरी तरीके से इलीगल है। गर्भ में बच्चे का सेक्स पता करना ये भी पूरी तरीके से गैर कानूनी है, ये चीजें बंद हो गई हैं। लेकिन अब भी कई जगहों पे ऐसा है, कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं कि जहां भी जब गर्ल बर्थ लेती है तो लोगों का चेहरा लटक जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गर्ल्स भी आज देखिए कितनी तरक्की कर रही, कितनी आगे है ना, पेरेंट्स का नाम रोशन कर रही हैं। हमारी देश की तरक्की में गर्ल्स का बहुत बड़ा योगदान है। और किसी भी सोसाइटी के लिए जितनी जरूरी बॉयज की संख्या है उतना ही जरूरी गर्ल्स भी हैं, है ना। तो अब तो आपको ये चीज क्लियर हो गई। तो कभी भी गर्ल चाइल्ड के लिए मदर जिम्मेदार नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए ये है मदर, ठीक है, ये है फादर। बेटा ये साइन है, ये मदर को मतलब फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला साइन मेल को रिप्रेजेंट करता है। जो मैं ये साइन बनाती हूँ, तो मैंने क्या बताया, जो वन पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम, ये आप समझ लेना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो मदर में क्या होता है, मदर में हमने पढ़ा था XX 2X होते हैं, ठीक है। और फादर में क्या होता है, एक X होता है और एक Y होता है, ठीक है। अब देखिए जब ये गैमीट्स बनेंगे, ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। अब जब ये गैमीट्स बनेंगे, मदर में क्या गैमीट्स होते हैं, एग होते हैं, है ना। तो अब जैसे गैमीट बनेंगे तो ये बट जाते हैं। एक एग में ये वाला X चला गया और दूसरे एग में ये वाला X चला गया, है ना। फादर में क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो स्पर्म का जो हेड होता है उसमें न्यूक्लियस होता है ना। जो स्पर्म का जो हेड होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, तो उसी न्यूक्लियस के अंदर ही ये सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो फादर में अब देखिए जो आधे स्पर्म्स होते हैं उनमें X होता है, और जो आधे स्पर्म्स होते हैं उनमें Y क्रोमोसोम होता है, ठीक है। ठीक, अब देखिए, अब अगर इस वाले एग को अगर ये वाला स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है, इस वाले एग को अगर ये वाला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, तो जो जाइगोट होगा उसमें 2X आ गया, है ना। मीन्स 2X का मतलब फीमेल, जो चाइल्ड होगी वो क्या होगी, वो डॉटर होगी, फीमेल, ठीक है। जो बेबी होगा वो फीमेल होगा। अब अगर ये वाला एग अगर इस वाले स्पर्म से फर्टिलाइज होता है तो क्या होगा, XY क्रोमोसोम आएगा जाइगोट में, है ना। जाइगोट में जब XY क्रोमोसोम आएगा तो X और Y किस में होता है, मेल में। तो जो बेबी होगा वो मेल में डेवलप होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। सेम इसके भी साथ होता है। अब जैसे ये वाला जो एग है, इसको अगर ये वाला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो जो चाइल्ड होगा वो फीमेल होगी। इसको अगर ये वाला स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो क्या होगा, जो चाइल्ड होगा वो मेल होगा, ठीक है। 50% चांसेस होते हैं कि जो बेबी है वो मेल होगा, और 50% चांसेस होते हैं कि जो बेबी होगा वो फीमेल होगी, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड हो रहा है, ये फादर के क्रोमोसोम पे डिपेंड हो रहा है, ठीक है, कि कौन से क्रोमोसोम वाला स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर रहा है। ये थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है, मैं आपको इसी को ही दूसरे तरीके से समझा दे रही हूँ। देखिए वही बात हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। एक ऐसे बना लेते हैं क्रॉस चेक बोर्ड। मान लीजिए इस साइड हम एग लिख लेते हैं, एक एग के पास X था, ठीक है। ये जो दूसरा एग है इसके भी पास X है। इस साइड हम लिख लेते हैं स्पर्म, ठीक है। एक स्पर्म के पास क्या है, X है, एक के पास क्या है, Y है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर इस वाले एग को ये वाला स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है तो क्या होगा, XX होगा ना, मीन्स फीमेल। इस एग को अगर ये वाला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो क्या होगा, XY मीन्स मेल।
जो चीज हमने अभी पिछली स्लाइड में समझी थी सेम वही चीज है, ठीक है। अब देखिए इस वाले एग को अगर ये वाला स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है तो क्या होगा, एक्स एक्स मीन्स फीमेल, और इसको अगर ये वाला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो एक्स वाई मीन्स मेल। अब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं कि सेक्स हार्मोन्स के अलावा भी जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस ग्लैंड से निकलते हैं, ठीक है। आपको ये चीज तो कंफर्म है ना कॉन्सेप्ट कि जो हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है, और ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिए जाते हैं हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। पहले मैं यहाँ पे आपको ग्लैंड्स और उनसे रिलीज होने वाला हार्मोन बता दे रही हूँ, फिर आपकी बुक में जो पिक्चर बनी हुई है वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले पिट्यूटरी, ये ब्रेन से अटैच होती है, ये हमने पढ़ा था है ना, ब्रेन से अटैच होती है और इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये अदर ग्लैंड्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं। एक मैंने हार्मोन का नेम लिख दिया है, ग्रोथ हार्मोन, ये आपकी क्लास के लेवल के हिसाब से मैंने एक ही नाम लिखा है। और भी होते हैं जैसे TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और MSH, कई सारे हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो सारे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपकी बुक के लेवल के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है, ठीक है। और आप ये याद रख सकते हो कि अदर हार्मोन सिक्रीट करती है जो किन किन ग्लैंड्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं, थायराइड को, एड्रिनालिन के सिक्रीशन को, ओवरी और टेस्टिस के सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं, है ना, ठीक है। तो देखिए दूसरी होती है थायराइड ग्लैंड। मैं आपको अभी पिक्चर में दिखाऊंगी कि ये ग्लैंड कहाँ पे होती है। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो गले में होती है, गले के पास, ठीक है। इससे जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है थायरोक्सिन, ठीक है। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज को मैंने आपको बताया था कि ये मिक्स्ड ग्लैंड होती है, ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का ही इस फंक्शन होता है, लेकिन आपकी बुक में दिया हुआ है कि ये इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करती है, और भी सिक्रीट करती है, बट मैंने फिर से बताया कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगी। तो पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करती है, ठीक है। और ये इंसुलिन का क्या होता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करती है ये इंसुलिन, ठीक है। अगर इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा, पैनक्रियाज कम इंसुलिन सिक्रीट करेगी तो क्या हो जाता है, तो डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। दूसरी है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल, एड का मतलब होता है ऊपर और रीनल किडनी से रिलेटेड है। ये किडनी जो होती है उनके ऊपर ग्लैंड पाई जाती है, दोनों किडनीज के ऊपर, ठीक है। और ये एड्रिनेलिन सिक्रीट करती है। इसको, ये असल में स्ट्रेस कंडीशन को जो है कंट्रोल करती है, ठीक है। स्ट्रेस कंडीशन को हम कैसे मैनेज करते हैं, जब भी हम परेशान होते हैं या हमें गुस्सा आ रहा होता है, ठीक है, इसको इसीलिए फाइट, फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन भी कहते हैं। यानी डर के टाइम भी एड्रिनेलिन सिक्रीट होता है, ठीक है। और जब एरोप्लेन में सफर कर रहे होते हैं उस टाइम भी एड्रिनेलिन सिक्रीट होता है। जब गुस्सा आता है या हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, किसी चीज से परेशान होते हैं, तो उन कंडीशंस को कैसे मैनेज करना है, तो उस टाइम पे ये एड्रिनेलिन हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। और ओवरीज और टेस्टिस सेक्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिनके नेम्स हमें पता ही है, ओवरीज से एस्ट्रोजन और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि किन किन ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। आइए हम पिक्चर भी देख लेते हैं। ये देखिए आपकी बुक में ये वाली पिक्चर बनी हुई है, इसमें आप देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, मैंने आपको क्या बताया था, ये ब्रेन से अटैच्ड रहती है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये कई सारे हार्मोन्स सिक्रीट करती है, ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज करती है। ये थायराइड मैंने बताया था गले के पास होती है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड ये थायरोक्सिन सिक्रीट करती हैं, ठीक है। एड्रिनेलिन मैंने बताया था किडनीज के ऊपर होती है, ठीक है, ये दोनों किडनीज के ऊपर हैं। और ये एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनेलिन हार्मोन सिक्रीट करती है। ये है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज, ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है पेनक्रियाज, ये इंसुलिन सिक्रीट करती है। और ये है ओवरी, ठीक है, ओवरी की पोजीशन दिखाई जा रही है और यहाँ पे टेस्टिस की पोजीशन दिखाई जा रही है, ठीक है। तो ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। कौन सी ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और इनमें से ज्यादातर ग्लैंड्स का सिक्रीशन कौन कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन, ठीक है। अब देखिए एक आपने पढ़ा होगा घेंगा, ठीक है, एक आपने घेंगा नाम सुना होगा जिसे गोइटर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो ये थ्रोट होता है, ये जो नेक वाला रीजन होता है, ये बहुत ही ज्यादा बल्ज हो जाता है, बहुत बड़ा सा हो जाता है, ठीक है। तो ये बल्जिंग थ्रोट
इसे गॉइटर या घेंगा भी कहते हैं। तो ये थायराइड ग्लैंड की डिजीज है, ठीक है। जब थायरॉक्सिन का कम सिक्रीशन होता है, थायरॉक्सिन जब प्रॉपर अमाउंट में नहीं सिक्रीट होती है, तब ये वाला रोग हो जाता है। आपने हो सकता है देखा भी हो, कुछ लोगों को हो जाता है। तो थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन में आयोडीन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अगर हमारे फूड में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरॉक्सिन कम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब थायरॉक्सिन कम प्रोड्यूस होगा तो जो थायराइड ग्लैंड होती है वो ऐसे स्वेल हो जाती है, और ठीक है, और उसी को ही गॉइटर कहते हैं, जो बल्जिंग थ्रोट के रूप में दिखाई देती है। अब देखिए, थायरॉक्सिन के ज्यादा सिक्रीशन से भी, ये जो भी हॉर्मोन्स है, इनके ज्यादा सिक्रीशन से भी डिजीजेस होती हैं और इनके कम सिक्रीशन से भी डिजीज होती है। वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। अभी मैं सिर्फ वही डिजीज बताऊंगी जो आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है। डायबिटीज बेटा दो टाइप की होती है। अभी आप इंसुलिन की कमी से जो डायबिटीज पढ़ोगे वो होती है डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस, उसमें क्या होता है, इस वाली डायबिटीज को हाई ब्लड ग्लूकोज भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब इंसुलिन का कम सिक्रीशन होता है, जब पैनक्रियास इंसुलिन को कम सिक्रीट करती है, ठीक है, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसी को ही हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, ठीक है। जो कहते हैं ना शुगर हो गई, शुगर वाली बीमारी, तो वो होती है डायबिटीज मेलाइटस। और एक दूसरी डायबिटीज होती है, वो हायर क्लास में पढ़ोगे, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। वो भी एक हार्मोन की ही कमी से होती है। वो हार्मोन होता है एडीएच, तो वो एक अलग डायबिटीज होती है, उसमें ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ता है। उस वाली डिजीज में आपको बार बार प्यास लगेगी और हैवी यूरिनेशन होता है, फ्रीक्वेंटली आपको जाना पड़ेगा। वो सॉल्ट और वाटर का जो है बैलेंस बिगड़ जाता है, तो वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। अभी आपको जो ये पढ़ना है, डायबिटीज मेलाइटस की बात चल रही है। आपको सिर्फ डायबिटीज याद रखना है, लेकिन डिफरेंस समझ लीजिए, जिससे जब आप आगे एग्जाम्स दोगे ना तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो डायबिटीज में क्या होता है, इसको हाई ब्लड ग्लूकोज वाली डिजीज भी कहते हैं, कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन को कौन सिक्रीट कर रहा था, पैनक्रियास, ठीक है। जब पैनक्रियास कम मात्रा में इंसुलिन सिक्रीट करती है तब डायबिटीज हो जाती है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। बेटा ये हार्मोन खुद में ही अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखिए, एड्रिनल ग्लैंड्स secrete hormone which maintain the correct salt balance in the blood। जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं वो ऐसे हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करती हैं जो कि ब्लड में सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो, इट का मतलब यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड्स है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस एड्रिनेलिन। मैंने आपको बताया कि एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनेलिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, विच हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री, एम्बेरेस्ड और वरीड। मैंने आपको बताया था कि एड्रेनालिन हार्मोन क्या करता है, स्ट्रेस कंडीशन को कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें हेल्प करता है। जब हम बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं या शर्मिंदा होते हैं या किसी चीज के लिए बहुत परेशान होते हैं, है ना, तो ये एड्रेनालिन का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है ना। अगर ये हार्मोन नहीं सिक्रीट होगा तो सोचिए, स्ट्रेस कंडीशन में हमारा माइंड ही बर्स्ट हो सकता है ना, या फिर पर्सन गलत कदम उठा सकता है। इसलिए ये हार्मोन का प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे ये हार्मोन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उनके कम सिक्रीशन से या ज्यादा सिक्रीशन से अलग अलग डिजीज हो जाती है। पिट्यूटरी ऑल्सो सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन विच इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। पिट्यूटरी का मैंने बताया ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रीट करता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये पर्सन की नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, ये तो हमने पढ़ी ह्यूमन बीइंग में हॉर्मोन्स, ठीक है। ऐसे ही हॉर्मोन्स एनिमल्स में भी सिक्रीट होते हैं, ठीक है, और उनकी भी लाइफ साइकिल में या उनके भी अलग अलग फंक्शंस में हॉर्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हॉर्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। देखिए, इंसेक्ट और फ्रॉग, इनमें मेटामॉर्फोसिस होता है ना। हमने पढ़ा था कि जैसे फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस आपको याद आ रहा होगा, क्या होता है, लार्वा से एडल्ट बनने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, लार्वा का एडल्ट में जो कन्वर्जन वाला प्रोसेस होता है, इसी को ही हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। तो हमने फ्रॉग का पढ़ा था, है ना। और इंसेक्ट में जैसे बटरफ्लाई है, इनमें पहले लार्वा होता है, कैटरपिलर, फिर वो बटरफ्लाई बन जाता है। तो इसी तरीके से जो इंसेक्ट होते हैं, फ्रॉग होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हार्मोन्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है।
मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स। जो इंसेक्ट्स में मेटामॉर्फोसिस होती है वो इंसेक्ट हार्मोन के द्वारा कंट्रोल की जाती है, ठीक है। इन फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड। देखिए आपको याद आ रहा होगा ना, जब पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे मेटामॉर्फोसिस, तो मैंने आपको बताया था कि अगर पानी में आयोडीन की कमी है तो वो फ्रॉग का लार्वा है, मीन्स टेडपोल लार्वा है, वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, है ना। तो क्यों, उस आयोडीन का वो करता क्या है, क्योंकि इनमें जो फ्रॉग की जो मेटामॉर्फोसिस है ये किससे कंट्रोल हो रही है, थायरॉक्सिन हार्मोन से, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरॉक्सिन, वही कंट्रोल कर रहा है फ्रॉग की मेटामॉर्फोसिस को। और मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि जो आयोडीन होती है वो थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन तभी होगा जब आयोडीन उसे मिलेगी, ठीक है। थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। अगर वाटर में आयोडीन की कमी है, ठीक है, अगर वाटर में आयोडीन की कमी है तो थायरॉक्सिन नहीं बन पाएगा और तब फ्रॉग का जो टेडपोल लार्वा है वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हार्मोन्स, है ना। अब हम देख लेते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। किसी भी पर्सन की हेल्थ का मतलब क्या होता है, हेल्थ का मतलब होता है किसी भी पर्सन का फिजिकल वेलबींग और साथ ही साथ मेंटल वेलबींग, ठीक है। फिजिकली भी वो फिट हो और साथ ही साथ वो मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। तो फिजिकल और मेंटल वेलबींग मिला करके ही किसी भी पर्सन की हेल्थ बनती है, ठीक है। बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें लाइफ की हर एज में प्रॉपर बैलेंस डाइट कंज्यूम करनी चाहिए, है ना। ग्रोथ फेज में तो स्पेशली पर्सन को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जब बच्चा ग्रोथ फेज में होता है यानी एडोलसेंस वाली स्टेज, तो वहां पे उसका हर तरीके से विकास हो रहा होता है, फिजिकली भी, मेंटली भी, साइकोलॉजिकली भी, इमोशनली भी, मॉरली भी। तो हमने कई तरीके का विकास पढ़ा था ना, तो उस फेज में उसको स्पेशली इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत होती है कि वो बैलेंस डाइट ही ले, है ना, जिससे उसकी जो मसल्स हैं, जो बोन्स हैं, उनको प्रॉपर नरिशमेंट मिल सके ग्रोथ करने के लिए। और पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखे। हाइजीन का मतलब होता है क्लीनलीनेस, ठीक है। और फिजिकल एक्सरसाइज का भी ध्यान रखे। तो उस स्टेज में तो स्पेशली इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशनल नीड्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलसेंट्स। जो एडोलसेंट्स होते हैं उन्हें बैलेंस डाइट, एडोलसेंट्स को क्या, हर एक एज में पर्सन को बैलेंस डाइट ही लेनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारे शरीर में किसी भी चीज की कमी हो गई तो वो कई सारी बीमारियों को कॉज करता है ना। तो हर एज में, और एडोलसेंट्स के लिए, क्योंकि ये चैप्टर में एडोलसेंट्स से रिलेटेड है तो इसीलिए यहाँ पे मैंने एडोलसेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो बैलेंस डाइट क्या होती है, द मील्स दैट इंक्लूड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड फाइबर्स इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शंस। ऐसा खाना जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये सारी की सारी चीजें हो, ठीक है। और यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोपोर्शंस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए हर एज पे नीड अलग अलग होती है। बच्चे को कितना फैट, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन चाहिए, उसकी जो नीड है वो किसी एडोलसेंट की नीड से अलग होती है, ठीक है। और मेल्स की नीड फीमेल्स से अलग होती है, प्रेग्नेंट वुमेन की अलग नीड होती है। तो उनको जितनी जरूरत है वो सारा उनके खाने में होना चाहिए। जो इंडियन फूड होता है, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, तो ये जो फूड होता है उसे एक बैलेंस डाइट माना जाता है, ठीक है। मिल्क इज अ बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ। जो मिल्क होता है उसे बैलेंस्ड फूड मानते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें ये सारी चीजें, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये सारी चीजें होती हैं। फॉर इन्फेंट्स, इन्फेंट का मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है। मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड। आपने सुना होगा, कहा जाता है कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का मिल्क ही देना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है, क्योंकि जो मदर मिल्क होता है उसमें सारे नरिशमेंट होते हैं जो भी उस बच्चे को चाहिए होते हैं। तो इन्फेंट्स के लिए मदर का जो मिल्क है वो एक बैलेंस्ड फूड है, ठीक है। आयरन बिल्ड्स ब्लड। आपने सुना होगा किसी को भी जब खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाती है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, आयरन रिच फूड कंज्यूम करने को बोला जाता है ना।
तो आयरन का काम क्या होता है, वो ब्लड को बिल्ड करता है। एक्चुअली जो हीमोग्लोबिन होता है वो बनाता है आयरन, ठीक है। एंड आयरन रिच फूड, एज आयरन रिच फूड क्या क्या होता है, जैसे लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। जैगरी, जैगरी मीन्स गुड़, मीट, सिट्रस, सिट्रस जो भी है नींबू, ऑरेंजेस, माल्टा, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इंडियन गूसबेरी का मीन्स आंवला, आर गुड फॉर एडोलसेंट्स। तो ये आयरन रिच फूड बहुत जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, सभी के लिए बहुत जरूरी होता है, और एडोलसेंट्स को तो स्पेशली आयरन रिच फूड जरूर कंज्यूम करना चाहिए। और उसी के नीचे आप लिख लीजिएगा सेरेल्स मीन्स जो अनाज होते हैं, विच गिव्स एनर्जी, जो अनाज होते हैं वो एनर्जी देते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, ये सारी चीजें, ठीक है। मिल्क, नट शुड बी इंक्लूडेड, ये सारी चीजें भी फूड में इंक्लूड की जानी चाहिए, ठीक है। पल्सेस मीन्स जो दालें होती हैं, जो जितनी भी दालें होती हैं वो सारी, और मटर, राजमा, ये सारी चीजें भी पल्सेस में आती हैं, ठीक है। प्रोवाइड्स प्रोटीन्स, ये प्रोटीन प्रोवाइड करता है जो कि ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए यहाँ पे कुछ न्यूट्रिशियस फूड्स दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि ये मीट दिया हुआ है, वेजिटेबल्स दी हुई हैं कई सारी, लीफी वेजिटेबल्स भी इंक्लूडेड हैं, मिल्क है, एग है, फ्रूट्स हैं, ग्रेन्स हैं, तो ये सारी चीजें फूड में इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। वैसे अगर आप शाकाहारी हैं तो बहुत ही अच्छा है। जो वेजिटेरियन फूड होता है वो खुद ही अपने में बहुत सारे उसमें प्रोटीन रिच फूड भी होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट, हर एक न्यूट्रिएंट उससे मिल जाता है। अब देखिए जो ये चिप्स हैं, जो पैक्ड स्नैक्स होते हैं, ठीक है, जो फास्ट फूड्स होते हैं, ये सब टेस्टी जरूर होते हैं, लेकिन इन्हें रेगुलर मील से रिप्लेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपको वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं दे सकते हैं जो आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मैंने 3 चीजें आपको बताई थी। एक है न्यूट्रिशनल नीड, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। दूसरा है पर्सनल हाइजीन, हाइजीन का मतलब होता है कि साफ सफाई रखना, ठीक है, डेली नहाना, साफ सफाई रखना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और एडोलसेंट्स को तो स्पेशली, क्योंकि उनकी स्वेट ग्लैंड्स और सेबेसियस ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, हमने पढ़ा था, है ना। तो अगर साफ सफाई रहेगी तो जर्म्स अटैक नहीं करेंगे और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस नहीं होंगे, ठीक है। और गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन के दौरान साफ सफाई का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। फिर देखिए फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी। सभी यंग बॉयज एंड गर्ल्स को वॉक करना चाहिए, फ्रेश एयर में एक्सरसाइज करना चाहिए, आउटडोर गेम्स प्ले करने चाहिए। ये सारी चीजें हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए आपकी बुक में इस तरीके का एक येलो कलर का कॉलम बना हुआ है, ठीक है, जिसमें मिथ्स दिए हुए हैं, टैबूज दिए हुए हैं। टैबूज का मतलब होता है इनहिबिशन, ठीक है, निषेध, और मिथ्स का मतलब होता है अफवाहें, और डूज एंड डोंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। आपको पिछले चैप्टर में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड साइंटिफिक फैक्ट्स पढ़ाए गए थे, तो आप अवेयर एडोलसेंट्स हो, ठीक है, जो रियलिटी फैक्ट क्या है उसमें और मिथ्स में फर्क कर सकते हो, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर सकते हो। तो बॉडीली चेंजेस से रिलेटेड कई सारे मिथ्स फैलाए जाते हैं, तो उन मिथ में और फैक्ट क्या है, ये चीज आपने क्योंकि साइंटिफिक रीजंस पढ़े हुए हैं तो आप इनमें फर्क कर सकते हैं। और सोसाइटी में अगर कहीं भी ये सब अफवाहें फैली हुई हों तो आप वहां पे अवेयरनेस, जागरूकता फैला सकते हैं, ठीक है। आपने ऐसे कई सारे मिथ्स पढ़े होंगे या सुने होंगे जिसकी वजह से कई बार बहुत सारे बच्चों को सफर करना पड़ जाता है, या सोसाइटी में कई समुदायों को सफर करना पड़ता है, तो इनको डिस्कार्ड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ मिथ्स यहाँ पे भी दिए हुए हैं। पहला है अ गर्ल बिकम्स प्रेग्नेंट इफ शी लुक्स एट बॉयज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो ये भी एक गलत धारणा है, ये भी एक अफवाह है, ठीक है। द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड, ये भी बिल्कुल गलत है। अभी आपने देखा था कि बेबी का सेक्स क्या होगा, वो बॉय होगा या गर्ल होगा, ये किस पर डिपेंड करता था, फादर के क्रोमोसोम पे, ठीक है। अ गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ये भी गलत है। जो बोला जाता है कि किचन में काम नहीं कर सकती हैं, या यहाँ नहीं जा सकती, वहां नहीं जा सकती, एक अछूत सी फीलिंग देना, तो ये सारी चीजें बहुत ही गलत हैं। ये सब नेचुरल प्रोसेस है और बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, तो इन्हें डिस्कार्ड करना चाहिए।
और आप देख पा रहे हैं कि नीचे की तरफ कॉलम दिया हुआ है, इसमें एडोलसेंट प्रेगनेंसी, इसमें दिया हुआ है कि हमारी कंट्री में मैरिज के लिए लीगल एज है 18 इयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 इयर्स फॉर बॉयज। ठीक है, गर्ल्स के लिए 18 साल और बॉयज के लिए 21 साल। क्योंकि जो टीनेज मदर होती हैं वो मेंटली या फिजिकली मदरहुड के लिए प्रिपेयर नहीं होती हैं, और अर्ली मैरिज या मदरहुड माँ और साथ ही साथ बच्चे के लिए भी बहुत ही सीरियस रिस्क हो सकता है ना, उनकी लाइफ को भी खतरा हो जाता है, वो उनमें सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज करता है, क्योंकि उस एज में वो मदरहुड की जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं होती हैं और उनकी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी खत्म हो जाती हैं। ठीक है, देखिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग है से नो टू ड्रग्स। एडोलसेंस के दौरान बॉडी में, माइंड में कई सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, तो कई सारे चेंजेस आते हैं जो कि ग्रोथ का ही एक प्रोसेस है। वो पूरी तरीके से ही नेचुरल और नॉर्मल प्रोसेस है और हर पर्सन की लाइफ में ये ग्रोथ वाली फेज आती ही है। तो इसमें बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करने की या कंफ्यूज्ड होने की या एम्बेरस फील करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, ये पूरी तरीके से नॉर्मल है और नेचुरल प्रोसेस है। तो अगर आपको कोई भी बोलता है कि रिलीफ के लिए ड्रग्स ले लो, तो आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ही तेज आवाज में क्या बोलना है? नो। तो अगर आपको कोई भी बोलता है कि स्ट्रेस से रिलीफ के लिए आप ड्रग्स ले लो, तो आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऊंची आवाज में और साफ साफ बोलना है नो। ठीक है, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, उनकी कई सारी उम्मीदें हैं आपसे, कई सारे सपने हैं, आप अपने पेरेंट्स की पूरी जिंदगी भर की कमाई हो। ठीक है, तो आपकी जिंदगी इतना वेस्ट नहीं है। ठीक है, इतना फालतू नहीं है जो ड्रग्स वगैरह के चक्कर में वेस्ट कर दे। ठीक है, देखिए ड्रग्स दवाइयां भी होती हैं। ठीक है, जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड करते हैं वो एक प्रॉपर डोज में होती है। ठीक है, और उसमें बहुत ही कम मात्रा होती है और वो एक प्रॉपर डोज होता है, उसका अमाउंट फिक्स्ड होता है और कब कब लेनी चाहिए तो ये चीज डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, तो वो उसकी बात अलग होती है। ठीक है, तो जो दवाइयां होती हैं डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड, उसकी बात पूरी तरीके से अलग होती है। लेकिन जो अदर ड्रग्स होते हैं, अगर कोई आपको फोर्स कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो आपको ना बोलना है, क्योंकि ड्रग्स जो होते हैं वो एडिक्टिव होते हैं। एक बार लेने के बाद में उसकी हैबिट पड़ जाती है और वो पूरी तरीके से जो हमारी मेंटल हेल्थ है, जो फिजिकल हेल्थ है, उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हेल्थ और लाइफ की सारी खुशियां छीन लेते हैं। जो ड्रग्स होते हैं वो बॉडी को अंदर से खोखला बना देते हैं। ठीक है, तो जो भी चेंजेस होते हैं उनको लेकर हमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये ग्रो अप होने वाली प्रोसेस का ही एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, और हर किसी की लाइफ में ये फेज आती है, तो हमें ड्रग के चक्कर में पड़कर अपनी लाइफ को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिए ये लास्ट हेडिंग है एड्स। ठीक है, एड्स होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स। इसको सिंड्रोम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये सिर्फ कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि कई सारी बीमारियों के लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कई सारे सिम्टम्स एक साथ देखने को मिलते हैं। और नाम में देखिए इम्यूनो डिफिशियंसी मीन्स इम्यून जो होती है, इम्यूनिटी होती है, उसे घटा देता है। ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। और इम्यून सिस्टम क्या होता है ये हमें पता ही है, क्योंकि कोविड टाइम में इम्यूनिटी से सब लोग परिचित हैं। इम्यून सिस्टम जो होता है, जो बाहर से जो बीमारियां आती हैं या बीमारी फैलाने वाले जो कीटाणु होते हैं, उनसे लड़ करके उन्हें खत्म करता है। ठीक है, तो ये इम्यून सिस्टम की डिजीज है। ठीक है, एड्स क्या होता है? अ ट्रांसमिटिंग डिजीज, ये ट्रांसमिट होने वाली डिजीज है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में नॉर्मल पर्सन आता है तो ये फैलती है। ठीक है, कॉज्ड बाय अ वायरस, ये एड्स जो होता है ये एक वायरस से कॉज होता है जिसका नाम है HIV। HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, जैसा डिजीज का नेम है वैसा ही वायरस का, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये इम्यूनिटी को घटा देता है, इम्यून सेल्स को कम कर देता है, घटा देता है। ठीक है, दिस वायरस कैन पास ऑन टू अ नॉर्मल पर्सन फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन। हमने देखा था कि ये ट्रांसमिटिंग डिजीज है, तो ये वायरस जो होता है ये इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में
पास ऑन हो जाता है, ठीक है, ट्रांसमिट हो जाता है। अभी ट्रांसमिट कैसे होता है, यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए हुए हैं। बाय शेयरिंग सिरिंजेस यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स, जो सिरिंजेस का यूज किया जाता है, ठीक है, दवाइयों को इंजेक्ट करने के लिए या ड्रग्स को इंजेक्ट करने के लिए। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन में वो सिरिंज यूज की गई है और उसी सिरिंज को किसी नॉर्मल पर्सन में इंजेक्ट कर दिया जाए, तो वो नॉर्मल पर्सन होता है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है HIV वायरस से, ठीक है, उसमें भी एड्स फैल जाता है। ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क, जो इन्फेंट्स होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनमें अगर उनकी मदर एड्स से इन्फेक्टेड है तो मदर के मिल्क के थ्रू वो इन्फेंट भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट विद अ पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV वाले पर्सन से, HIV से इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट से भी एड्स फैलता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन अब भी अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।